अस्सलामुअलैकुम, मैं असदुल्ला ख़ान हूँ। पहली बात तो ये है कि वो 6 जजेस ने जो ख़त लिखा था वो आज तीसरे दिन आकर ख़बर बिल्कुल गायब हो गई है। वो टेलीविज़न से भी निकल गई है, हेडलाइन से भी निकल गई है, उस पर डिस्कशन भी ना होने के बराबर रह गई है। अगले 2-4 दिन में जब एक दफ़ा TORs बनेंगे तो फिर उस पर थोड़ी सी बहस हो जाएगी, लेकिन फिर जब कमीशन अपना काम शुरू कर देगा तो फिर बात आई गई हो जाएगी। तो वो जो एक हमें लग रहा था कि बॉम्ब शेल है, 2 दिन पहले लग रहा था और हमें लग रहा था कि बहुत बड़ा तूफ़ान आ गया है, भौंचाल आ गया है, तो अब 2 दिन के बाद हमें पता चला कि नहीं, ये तो एक मामूल का वाक़या बन गया है और बात ख़त्म हो गई है, इसमें अब कुछ बाकी नहीं रहा। तो ये बात तो यहाँ पर आकर ख़त्म हुई। जो आज की बड़ी ख़बर है वो ये है कि पिछले दिनों शहबाज शरीफ साहब को, इसहाक डार को एक सुबकी का सामना करना पड़ा था जब उन्होंने ECC से जो कमेटी है कैबिनेट की, ख़जाना की, उससे निकाल दिया मोहम्मद औरंगज़ेब साहब को जो कि वज़ीर ख़जाना है, और उसकी सबाही अपने पास रख ली और उसमें मेंबर के तौर पे इसहाक डार को शामिल कर लिया। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ बन के सामने आई थी कि ECC से निकाल दिया औरंगज़ेब साहब को जो कि वज़ीर ख़जाना है। तो ये काहे कि वज़ीर ख़जाना है, ये कैसे वज़ीर ख़जाना है, और ये इस वज़ीर ख़जाना को जो है वो कि ये कितने बाइख्तियार होंगे जिनको वज़ीर आज़म बर्दाश्त ही नहीं कर रहे हैं या जिनको वज़ीर आज़म को रोल ही देना नहीं चाहते। तो फिर हमने देखा था कि 24 घंटे से कम वक्त में ये जो कदम था शहबाज शरीफ का वो उनको वापस लेना पड़ा और कमेटी जो है वो सुपुर्द करना पड़ी। तो फिर हमें सारी बात तो समझ आ गई कि क्या हुआ, कैसे वज़ीर आज़म ने इसहाक डार साहब को नवाजने के लिए या उनका रोल बरकरार रखने के लिए किया था, और फिर क्यों ये उनको कदम उठाना पड़ा कि इसहाक डार को निकालना पड़ा और ECC जो है वो औरंगज़ेब साहब को देनी पड़ी। अच्छा, अब इतनी अहम वजारत है ये जो ख़जाना की वजारत होती है, ये कितनी अहम वजारत है, लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर के साथ उनका तालमेल ना होना और वज़ीर आज़म के हाँ उनकी कबूलियत का ना होना, इससे ये वजारत सफ़र करने जा रही है। अब आज देखें क्या हुआ है। आज एक और बड़ा वाक़या पेश आया है। आज ये हुआ है कि जो मुश्तरका मुफादात काउंसिल है, CCI जिसे कहते हैं, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, उसकी तश्कील 9 की गई है। क्यों तश्कील 9 इसलिए की गई है कि उसमें से पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि CCI से वज़ीर ख़जाना को निकाल दिया गया हो, और पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि उसमें वज़ीर ख़ारजा को डाल दिया गया हो। यानी तारीख़ में पहली मरतबा कोई वज़ीर ख़ारजा CCI का हिस्सा बना है। CCI का काम कुलियतन दाखिली मामलात को देखना है, मुल्क के अंदरूनी मामलात को देखना है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का मामला, इसमें NFC भी डिस्कस होता है, बाकी सूबों बैनुल-सूबाई मामलात भी डिस्कस होते हैं। तभी जो बैनुल-सूबाई राब्ता का मिनिस्टर होता है, अमीर मुकाम साहब हैं जैसे कि, उनको इसमें शामिल किया गया है। 8 रुकनी ये काउंसिल होती है जिसमें 4 सूबों के वज़ीर आला शामिल हैं, प्राइम मिनिस्टर इसको हेड करते हैं, इसमें वज़ीर ख़जाना हुआ करते हैं। लेकिन आप सोचें कि अहम तरीन मुआशी मामलात को डिस्कस करने के लिए काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट से वज़ीर ख़जाना को ही निकाल दिया गया है और इसकी तश्कील 9 की गई है ताकि वज़ीर ख़जाना को इसमें से निकाल कर और वज़ीर ख़ारजा को डाल दिया जाए। अब वज़ीर ख़ारजा, मैं जैसा कि कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ में कभी ऐसा नहीं हुआ कि वज़ीर ख़ारजा को काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में डाला गया हो, लेकिन इसहाक डार साहब को फिर रेलिवेंट रखने के लिए, इसहाक डार साहब को इकनॉमिक अफेयर्स में रेलिवेंट बनाने के लिए और उनको वो जो सुबकी हुई है वज़ारत ख़जाना से हटाकर उसको कम करने के लिए मुख्तलिफ़ तरह के हरबे इख्तियार किए जा रहे हैं, मुख्तलिफ़ तरह की चालें चली जा रही हैं। और ये एक देखिए, ये इख्तिलाफ़ात का एक आगाज़ हो चुका है कि आप जब वज़ीर ख़जाना, हमें पता है वज़ीर ख़जाना शहबाज शरीफ साहब के कहने पर नहीं आए, और हमें पता है कि नवाज शरीफ साहब को इस बात पर एतराज़ भी है, लेकिन बादले ना खासा उन्होंने इनको कबूल किया, क्योंकि नून लीग के ही सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह ने प्रोग्राम में ये कहा था पिछले दिनों, उन्होंने कहा था कि इन मिनिस्टर्स का होना, यानी मोहसिन नकवी का और इनका मिनिस्टर्स का कैबिनेट में होना हमारी हुकूमत की बका की ज़ामिन है, हमारी हुकूमत के कायम रहने की ज़ामिन है, यानी अगर हम इनको शामिल नहीं करेंगे तो हमारी फिर हुकूमत ही नहीं होगी। तो साफ साफ उन्होंने मुस्कुराते हुए, ज़ेर लब मुस्कुराते हुए, बल्कि मूँछों के नीचे मुस्कुराते हुए राना सनाउल्लाह साहब ने ये बात वाज़े तौर पर कह दी थी। और अब पहला जो वार था वो ज़ाया गया, पहला वार कामयाब नहीं हो सका ECC वाला, और उसके बाद अब CCI काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट वाला जो वार है वो कर दिया गया है और उससे औरंगज़ेब साहब को इससे निकाल दिया गया है। तो अब देखें ये फ़ैसला ऐसे चलता है या फिर ये बाउंस बैक करता है, फिर इस फिर रिट्रीट करना पड़ता है प्राइम मिनिस्टर को, ये अभी हमें पता चल जाएगा, क्योंकि आज ही ये हुआ है कि मुश्तरका मुफादात काउंसिल की तश्कील 9 हुई है और उसमें इसहाक डार साहब को शामिल किया गया है। दरअसल नवाज शरीफ भी ये चाह रहे हैं कि उनका एक बंदा जो है वो शहबाज शरीफ के इर्द गिर्द लगा दिया जाए और वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के तौर पर काम कर रहा हो।
अब शहबाज शरीफ साहब ज़ाहिर है बादल नखास अपने बड़े भाई की बात मानने पर मजबूर हैं, क्योंकि अगर इसहाक डार नहीं होते, उनके दाएं बाएं मंडला रहे नहीं होते, तो फिर नवाज शरीफ के कान आँख कौन होंगे। वैसे ही नवाज शरीफ के करीबी लोग जो हैं वो कैबिनेट में मौजूद नहीं हैं, जैसा कि राना सनाउल्लाह, जावेद लतीफ़ साहब, खुर्रम दस्तगीर साहब। तो ये जो करीबी लोग हैं नवाज शरीफ के, उनके कैंप के, वो पहले कैबिनेट में नहीं है, तो उनके आँख कान तो फिर वज़ीर ख़ारजा ही बनेंगे ना। तो वज़ीर ख़ारजा को धक्के से लाकर फिट किया जा रहा है इस कैबिनेट में, इस मुख्तलिफ तरह के फोरम्स में, ताकि वो अपना वो रेलेवेंट रहें, अपना रोल प्ले करते रहें और नवाज शरीफ के आँख कान बने रहें। तो आहिस्ता आहिस्ता इसहाक डार साहब अपना रोल बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले उन्होंने मुख्तलिफ कमेटियों में, ये प्राइवेटाइजेशन की कमेटी ली हुई है उन्होंने, शायद आने वाले वक्तों में ये कमेटी भी उनसे ले ली जाए, क्योंकि वज़ीर ख़ारजा एक फुल फ्लैज काम होता है। तो वज़ीर ख़ारजा का क्या काम है कि वो प्राइवेटाइजेशन कमेटी को हेड कर रहा हो। तो ये हमें पता चल जाएगा कि इसहाक डार साहब ये जो छोटी छोटी चालाकियाँ कर रहे हैं, इससे ये चल पाती हैं या नहीं कर पाती। अच्छा जनाब, देखिए कि ख्वाजा आसिफ साहब ने भी एक इंकिशाफ किया है। ख्वाजा आसिफ साहब क्या कहते हैं, वो कह रहे हैं जनरल बाजवा के वो पीछे पड़े हुए हैं और बाज नहीं आ रहे। पहले कह रहे थे कि जनरल बाजवा को हम पार्लियामेंट में बुलाएंगे, जनरल फैज़ को बुलाएंगे। अगले दिन उन्होंने कहा कि मेरी ये बात की है तो मुझे धमकियाँ मौसूल होना शुरू हो गई हैं। अब वो क्या कह रहे हैं, अब वो कह रहे हैं कि जनरल बाजवा ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। जनरल बाजवा ने लंबा धोखा किया। वो कहते हैं कि मुझे कहा कि नवाज शरीफ साहब की मजम्मत करो, कुछ मामला रखे होंगे उनके सामने, रखे गए होंगे, मजम्मत करो। तो उन्होंने कहा कि मैं मजम्मत नहीं करता। तो उन्होंने कहा कि फिर मुझे कहा गया कि अगर मजम्मत नहीं करोगे तो फिर तुम्हें पता है ना क्या होगा। और उन्होंने कहा कि अगर तुम मजम्मत कर दोगे तो तुम्हारे मुकदमात भी ख़त्म हो जाएंगे, और इसके अलावा जो सियालकोट में जो तुम नक्शे पास कराना चाहते हो वो भी पास करा देंगे तुम्हें, लेकिन नवाज शरीफ की मजम्मत करो। तो कहते मैंने जब इनकार किया तो मुझे गिरफ़्तार कर लिया गया। तो यूँ मेरे साथ हुआ। अब इसके 2-3 पहलू हैं। एक तो ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब को आज जनरल बाजवा क्यों रह के याद आ रहे हैं। हालांकि जनरल बाजवा के ये एहसानमंद भी होना चाहिए इनको, क्योंकि जब ये इलेक्शन हार गए थे उस्मान डार से, तो फिर जनरल बाजवा ही थे जिन्होंने इनका इलेक्शन दोबारा बना के इनको दिया था और ये दोबारा पार्लियामेंट में आए थे। और फिर ये जनरल बाजवा वही हैं जिनको एक्सटेंशन पर साइन किए थे नून लीग ने। और ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि मैंने जब हमने एक्सटेंशन पर साइन कर दिए थे, मान गए थे, उसके बाद उन्होंने ये सब कुछ किया हमारे साथ। और सबसे अहम पहलू ये है कि ये बातें ख्वाजा आसिफ आज क्यों बता रहे हैं। जैसे कल आज़म तारड़ साहब कह रहे थे ना, आज़म नज़ीर तारड़ साहब कहते हैं कि जजेस 13 महीने के बाद क्यों बता रहे हैं, टाइमिंग पर मुझे एतराज़ है, पहले क्यों नहीं बताया, जब दबाव आया था तभी बताते। तो यही सवाल मेरा है, ख्वाजा साहब ने ये बात उस वक्त क्यों नहीं बताई, जब दबाव आया था तब बताते, आज बता रहे हैं इतने अरसे के बाद, तो इतने अरसे तक छुपाए क्यों रखा। तो ये जवाब है आज़म नज़ीर तारड़ साहब को कि ऐसा होता है जनाब, आपको बाज़ मसलहतन चीज़ों को रोकना पड़ता है, और काफ़ी अरसे के बाद जो है वो बाज़ औक़ात आपको चीज़ें अनवील करना पड़ती हैं। तो बहरहाल ख्वाजा आसिफ साहब जो बार बार बात कह रहे हैं कि जनरल बाजवा का जो किरदार था उनके ख़्याल में वो बड़ा मनफी था, और इनको जितनी जो हैं वो इनकी गिरफ़्तारियाँ हुई वो सारी इसलिए हुई कि इन्होंने इनकार किया। तो पाकिस्तान में एक और दलील मिल गई है कि अदालतें कैसे काम करती हैं। यानी जब जनरल बाजवा कह रहे हैं कि फिर तुम्हारे मुकदमात ख़त्म हो जाएंगे, तो फिर इसका मतलब है अदालतें ख़त्म कर देंगी। जब जनरल बाजवा कह रहे हैं कि तुम्हारे मुकदमात फिर तुम्हें अंदर करा देंगे, जेल जाना पड़ेगा, तो फिर वो जेल चले भी जाते हैं, अदालत के ज़रिए जाते हैं। तो अदालतें फिर किसके ऑर्डर पर काम करती हैं, ये तो एक और दलील मिल गई। जो आजकल हम कह रहे हैं कि अदलिया पर दबाव रहता है, तो अदलिया पर दबाव इसका मतलब हमेशा से रहता है। और अदलिया पर दबाव इस तरह से होता है कि उनसे कहा जाता है कि फ़लाँ को अब अंदर करना है, या फ़लाँ ने बात मान ली है, इसको छोड़ देना है। तो ये ख्वाजा आसिफ साहब इस बात की गवाही दे रहे हैं। तो अगर ये उस वक्त हो रहा था तो इसका मतलब है कि अब भी हो रहा है, और ख्वाजा आसिफ इसके गवाह बन गए हैं। अच्छा देखिए जनाब, एक चीज़ बड़ी अफसोसनाक हो रही है, तारीख़ अपने आप को दोहराती है लेकिन अफसोसनाक वाक़यात भी दोहराती है। आसिफा भुट्टो के मद्दे मुकाबल जो PTI के उम्मीदवार हैं, ग़ुलाम मुस्तफ़ा रिंद, इनको 207 NA 207 नवाबशाह में जो जरदारी साहब ने सीट छोड़ी है, और जरदारी साहब की सीट पर जो बाई इलेक्शन होने जा रहा है, उस बाई इलेक्शन में आसिफा भुट्टो के मद्दे मुकाबल जो PTI के उम्मीदवार हैं ग़ुलाम मुस्तफ़ा रिंद, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है और गायब कर दिया गया है। अच्छा, अब ये क्यों किया गया है? आसिफा भुट्टो का इलेक्शन ताकि बिला मुकाबला हो जाए। देखिए ये बात मैं आपको बता दूं कि जब 1977 का इलेक्शन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने लड़ना था, हालांकि अपने हल्के में उनकी पोजीशन मजबूत थी और उन्होंने जीतना था, लेकिन उनके मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार जमात इस्लामी के जो उम्मीदवार थे, भुट्टो साहब ने उनको 2-3 दिन के लिए लापता करा दिया था इलेक्शन से पहले, ताकि वो इलेक्शन में उनके मद्दे मुकाबिल ना हो।
तो ये लेगेसी चली आ रही है, रवायत चली आ रही है भुट्टो ख़ानदान की कि ना जुल्फ़िकार अली भुट्टो अपने मुकाबले में किसी को देखना चाहते थे और न ही आज उनकी औलादें किसी को देखना चाहती हैं। अभी आपने देखा बिलावल भुट्टो का जो इलेक्शन हुआ था उसमें भी उनके मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार जो पीटीआई के थे वो दस्तबरदार हो गए, जरदारी साहब के मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार भी दस्तबरदार हो गए थे। और अब यहाँ पर जो आसफा भुट्टो के मद्दे मुकाबिल पीटीआई के उम्मीदवार हैं उनको पहले दस्तबरदार कराने की कोशिश की गई और फिर उनको गिरफ्तार करवा लिया गया और उनका कोई पता नहीं है कि उनको किस मुकदमे में उठाया गया है और क्यों गिरफ्तार किया गया है। तो ये बहुत ही अफसोसनाक जमहूरी रवैया है, गैर जमहूरी रवैया है दरअसल। लेकिन इसको पीपल्स पार्टी चूँकि जमहूरियत की दावेदार है, तो आसफा भुट्टो जिनकी लॉन्चिंग हो रही है उनको आप पहले ही दिन से उनकी क्या ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्या उनको सिखा रहे हैं? उनको सिखा रहे हैं कि भाई ऐसे इलेक्शन लड़ना है और यही हमारा तरीक़ाकार है, हम अपने मद्दे मुकाबिल किसी को इलेक्शन लड़ने नहीं देंगे। तो ये बहुत ही अफसोसनाक रवैया है। दूसरी तरफ जरदारी साहब ने सदर बनते ही रेस्ट हाउस जो है लाड़काना का उसको भी सरकारी रिहाइशगाह करार दे दिया अपनी, और नोडेरो हाउस को भी अपनी सरकारी रिहाइशगाह करार दे दिया है। सरकारी रिहाइशगाह करार देने से क्या होता है? सरकारी रिहाइशगाह करार देने से आपको फ्री के मुलाजमिन मिलते हैं, फ्री की बिजली मिलती है, फ्री का गैस पानी मिलता है, मराहत मिलती हैं, मुलाजमीन खाना पीना और किसी हद तक सिक्योरिटी, तो ये आपको मुफ्त में मिल जाता है। हालांकि जरदारी साहब जैसे बिलियनियर आदमी के लिए अपने घर का किचन मैनेज करना कोई मुश्किल काम नहीं है, और उन्होंने तो ये ऐलान भी किया है कि मैं तनख्वाह नहीं लूँगा। अच्छा, तनख्वाह तो वो नहीं लूँगा मैं, लेकिन आप सरकारी यानी आप सरकारी ख़जाने पे बोझ नहीं बनना चाहते, इसलिए वो तनख्वाह नहीं ले रहे, लेकिन सरकारी रिहाइशगाह करार दे रहे हैं ताकि सारी मराहत उसको मिलती रहें। तो ये किस किस्म का ड्रामा है? मुझे वो मजमून याद आ जाता है मुश्ताक यूसुफ़ी साहब का। उन्होंने कहा कि मैंने खानसामा को मुलाजमत पर रखा, इंटरव्यू किया तो उसने कहा कि जी मैंने पूछा कितनी तनख्वाह लोगे, तो उसने कहा कि जी वैसे तो मैं 70 रुपये लूँगा माहाना, लेकिन अगर उस ज़माने की बात है, उन्होंने कहा कि मैं 70 रुपये लूँगा, लेकिन अगर ख़रीदारी भी मुझे ही को करना हुई, अगर आपने सौदा सुरफ और किचन का सामान भी मुझी से मंगवाया तो फिर मैं तनख्वाह 40 रुपये लूँगा। तो इसमें मज़े की बात यह है कि इसका मतलब है कि वो सौदे में से निकाल के 70 रुपये से ज़्यादा कर लेगा वो फिर बावर्ची या खानसामा उस पर छोड़ दें आप। तो जरदारी साहब भी तनख्वाह नहीं ले रहे, अपनी तनख्वाह वो नहीं लेंगे, लेकिन 2 सरकारी रिहाइशगाहें उन्होंने डिक्लेयर कर दी हैं। तो भाई उसकी ज़रूरत क्या है? क्या आप अपना किचन अफोर्ड नहीं करते, मुलाजमीन अफोर्ड नहीं करते, गार्ड्स अफोर्ड नहीं करते, सिक्योरिटी अफोर्ड नहीं करते, क्या नहीं करते? तो आप क्यों उनको सरकारी रिहाइशगाहें करार दे रहे हैं? तो ये सब शशके जो हैं वो साथ साथ अब शुरू हो चुके हैं। 1-2 चीज़ें बस और आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। एक तो देखिए कि अता तारड़ साहब का इलेक्शन जो है वो उसका रिज़ल्ट चैलेंज हो गया है। ज़हीर अब्बास खोखर जो हैं N 127 से उन्होंने ट्रिब्यूनल से रुजू कर लिया है और वो कह रहे हैं कि जी फॉर्म 45 के मुताबिक मैं जीता हूँ बड़े मार्जिन से, जबकि फॉर्म 47 में नतीजा तब्दील किया गया और अता तारड़ साहब को जितवाया गया। अब अता तारड़ साहब अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहते हैं कि जिसको शिकायत है जाए ट्रिब्यूनल के पास, जाए अदालतों के पास, जिसको। अच्छा, ये भी वैसे दिलचस्प बात है कि जब भी हुकूमती रहनुमा अदालतों के पास भेजते हैं ना कि जाओ अगर तुम्हें कोई शिकायत है तो अदालतों के पास जाओ, वो इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए कहते हैं कि उन्हें पता है कि अदालतों में जो नतीजा निकलेगा उसके बारे में 6 जजेस ने पहले ख़त लिख के बता दिया है कि अदालतें कितनी आज़ाद हैं। तो अदालतों के लिए कोई मसला नहीं है, अदालतें मैनेज करना, अदालतों का मैनेज होना हुकूमत के लिए कोई मसला नहीं है, इसलिए वो कहते हैं कि जाओ अदालतों के पास जाओ, क्या रखा है। बहरहाल अब अता तारड़ साहब का इलेक्शन जो है वो चैलेंज हो गया है और अब देखें कि ये ट्रिब्यूनल 3 साल में फ़ैसला करता है या 4 साल में करता है या करता ही नहीं है। आप सबके लिए एक बुरी खबर यह है कि बिजली के बिलों में 2.75 रुपये यानी ₹3.25 रुपये फ़ी यूनिट इजाफा हो गया है, ₹3.25 रुपये। आज भी कुछ लोगों ने अपने बिजली के बिल शेयर किए हुए थे कि 146 यूनिट कंज्यूम हुए और 21-22 हज़ार रुपये बिल आया। तो आप सोचें कि अगर 146 यूनिट पे इतना बिल आ रहा है तो क्या हालत होगी आने वाले दिनों में। अभी ये जून जुलाई के जो बिल लोगों के हाथों में आने हैं उससे क्या होगा, ये एक आप इसका अंदाज़ा आपको आने वाले चंद दिन में हो जाएगा, क्योंकि और बिजली वैसे अब महंगी हो गई है, ₹3.25 रुपये फ़ी यूनिट। तो खाते जमा रखिए और देखिए क्या होने जा रहा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।